नमस्कार। हमने पिछले अपने वीडियो में मोटिवेशन के विषय में काफ़ी लंबी चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है। अभिप्रेरणा चक्र के विषय में हमने पढ़ा और हमने ये भी देखा कि कौन से कारक हैं जो अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। यानी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the factors affecting the motivation. Now we are going to discuss about the views of some psychologists, which is known as the theory of motivation. आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो की अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब आप देखिए, इसमें हम दो बातें आपके सामने थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। हिंदी में तो हम सिद्धांत वर्ड बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में दो वर्ड यूज होता है, थियरी एंड प्रिंसिपल। इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। इनको तो हम दोनों को कहते हैं सिद्धांत, लेकिन प्रिंसिपल का मतलब होता है विच इज प्रूव्ड बाय एवरीवन, और उसमें हम कोई क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं जा रहे। तो यहाँ पे और थियरी का मतलब होता है, थियरी जिस व्यक्ति से जुड़ी होती है वो उसका अपना विचार होता है। अब्राहम मैस्लो की जो थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें अब्राहम मैस्लो का विचार है कि मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। इसके विषय में अब्राहम मैस्लो ने जो बताया है उसका आज हम विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं। जब हम थियरी वर्ड यूज करते हैं तो थियरी में गलतियां भी हो सकती हैं, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है तो हमने सारा पढ़ लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अभिप्रेरणा के विषय में अब्राहम मैस्लो का विचार क्या है, जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ मोटिवेशन के तौर पर। अब हम ये पढ़ेंगे कि अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन को किस नजरिए से देखते हैं, व्हाट इज द व्यू ऑफ अब्राहम मैस्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशन। देखिए, अब्राहम मैस्लो मूलतः अमेरिका के निवासी हैं, बिलोंग्स टू अमेरिका, और उनका जन्म 1908 में हुआ था। 1 अप्रैल 1908, 1 अप्रैल 1908 में इनका जन्म हुआ था, और दुर्भाग्य से इनकी मृत्यु 1970 में हुई। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह इतना पॉपुलर सिद्धांत है कि मैस्लो का नाम उस सिद्धांत से जुड़ गया। अब हम अभिप्रेरणा का अर्थ और क्लैरिफिकेशन आपके सामने करने जा रहे हैं। इन द ओपिनियन ऑफ अब्राहम मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो क्या मानते हैं वो हम बताना चाहते हैं। अब्राहम मैस्लो ने 1943 ईस्वी में 1943 में विचार व्यक्त किया था अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के तहत, अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक बुक में इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था मोटिवेशन के विषय में कि मोटिवेशन क्या है, अपना विचार व्यक्त किया था। 1954 ईस्वी में, इन 1954, इन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नामक बुक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ही प्रपोज द थियरी ऑफ हायरार्की एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। इन्होंने बताया, जैसे
इससे हम थोड़ी सी पहले की और चर्चा करना चाहते हैं। हमने जब आपको मोटिवेशन पढ़ाया था तो उसमें हमने एक चक्र बताया था, अभिप्रेरणा चक्र। उसमें हमने बताया था कि अभिप्रेरणा का प्रारंभ आवश्यकता से होता है। मैस्लो ने उसी आवश्यकता को आगे बढ़ाते हुए बोला कि आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला कदम नहीं है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन। हमने बताया था आपको कि मोटिवेशन नीड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। मैस्लो ने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मोटिवेशन इज नथिंग एल्स बट नीड, आवर नीड इज आवर मोटिवेशन। हमारी आवश्यकता ही हमारा अभिप्रेरणा है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो थियरी दी उसका नाम इन्होंने रखा आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्किकल थियरी ऑफ नीड। हायरार्किकल थियरी ऑफ नीड, पदानुक्रमिक सिद्धांत। हायरार्किकल थियरी ऑफ नीड, ये इनके सिद्धांत का नाम है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने कहीं भी ये आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने लिखा है, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत लिखा है, इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि आप अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का विचार इनके मन में हमने पहले आपको बताया 1943 ईस्वी में आया, जिसको इन्होंने 1954 ईस्वी में 1954 he had propounded his theory and developed 5-layer theory in pyramid form। पिरामिड के रूप में इन्होंने बताया। इनका जो मूल था वो इस तरह से था। इन्होंने बताया कि आवश्यकता पदानुक्रमिक रूप से होती है, और उसको इन्होंने 5 भागों में बांटा, 5 layers, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। इन्होंने बताया कि 5 क्रमों में 1 2 3 4 5, यानी एक व्यक्ति के अंदर 5 प्रकार की आवश्यकता होती है, 5 टाइप्स ऑफ नीड, जो एक क्रम से लगी होती है, विच आर अरेंज्ड इन एन हायरार्किकल फॉर्म। लेकिन 1970 में इन्होंने इस 5 फॉर्म को 8 भागों में बांट दिया। पहले 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, यानी 5 के बाद 7 किया, 7 के बाद 8 हो गया। यानी मूल रूप से इनका जो सिद्धांत था 54 में, वो 5 स्तरों वाला था, 5 लेयर्स थे, इसमें पिरामिड फॉर्म में था। लेकिन अब इसको इन्होंने 70 में बढ़ा के इन्होंने कर दिया 8। यानी अब इसको हम 5 ना पढ़ के हम इसको पढ़ेंगे 8 लेयर्स में। अब देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको देखते हैं। इन्होंने बताया कि जो आवश्यकता है हमारी, किसी भी व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो 8 स्तरों में है। वी हैव 8 टाइप्स ऑफ नीड विच आर अरेंज्ड इन एन हायरार्किकल फॉर्म 1 by 1। और बेस से लेके हम टॉप तक चलते हैं। यानी अगर इनको हम बांटें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 स्तरों में हमारी आवश्यकताएं होती हैं हमारे अंदर।
और जिस आवश्यकता को हम फील करते हैं, इफ वी फील द फर्स्ट नीड, our behavior is totally surrounded for the fulfillment of these needs. Which need we feel? जिस आवश्यकता को हम महसूस करते हैं उसी के इर्द गिर्द हमारी क्रिया चलती है, हमारी गतिविधियां चलती हैं, हमारे कार्य चलते हैं। अब हम एक एक करके उन नीड्स को पूरा करते हैं और जब तक हमारी पहली नीड पूरी नहीं होती हमें उसके ऊपर वाली नीड महसूस ही नहीं होती। जैसे उन्होंने पहली नीड बताया, फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, यानी उससे कुछ नहीं लेना देना, हमें अपने शरीर की आवश्यकता पूरा करना है। इसमें क्या क्या आता है? फूड, वाटर, रेस्ट। फूड, वाटर, रेस्ट इसमें शामिल, भोजन, जल और विश्राम। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अगर हमें भोजन नहीं मिल रहा है, एकदम बिल्कुल बेसिक नीड है हमारी, द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, इफ वी आर सर्चिंग फॉर फूड, हमें भोजन नहीं मिल रहा है, हमें बहुत भूख लगी हुई है, तो अगर हमें कहीं भी भोजन मिलेगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमें ये वाला भोजन चाहिए, ये वाला भोजन चाहिए, ये भोजन हम नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम प्यासे हैं तो हमें नहीं करेंगे कि हमें आरो का पानी चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, ये तो जूठा है, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते। और अगर हमें विश्राम की जरूरत है तो हमें ये डिमांड हमारी नहीं होगी कि हम कहाँ पे सोएंगे, एसी वाला कमरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हम कर सकते। आपने देखा होगा जब कभी हमें सोने की जरूरत पड़ती है तो हमें भी नहीं देखते कि धूप लग रही है, क्या लग रहा है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे गरीब लोग सोए रहते हैं, उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई भी गाड़ी उनको कुचल जाएगी, कोई भी कीड़े मकोड़े उनको काट लेंगे। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर रेस्ट। द फर्स्ट नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द बेसिक नीड विच बिलोंग्स टू देयर बॉडी एंड नोन एज द फिजियोलॉजिकल नीड। दे सीक ओनली फूड, वाटर एंड रेस्ट। और देखिए दूसरी बात, जब हमने ये ग्राफ, ये पिरामिड बनाया तो हमने ये देखा कि नीचे वाला जो ब्लॉक है, नीचे वाला है, ये चौड़ा है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये कम होता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि सभी लोगों को ये आवश्यकता होती है, बिना इस आवश्यकता के पूर्ण हुए हमें ऊपर की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। वी हैव नो फीलिंग एट ऑल अबाउट द अपर लेयर as far as we are not going to fulfill these needs। अब आप देखिए, जब हमें भोजन मिलने लगा, हमें पानी मिलने लगा, हमें सोने की जगह मिल गई, हमें भोजन मिल रहा है, हमें पीने के लिए पानी मिल रहा है, हमें आराम करने की जगह मिल गई, तब हमें एक दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड किसकी सुरक्षा? शरीर की। नीड ऑफ सेविंग द बॉडी। अब आप देखिए क्या नीड है, यानी हमें सुरक्षित, किस चीज से हमें सुरक्षा करनी है? फ्रॉम डिजीज एंड एक्सीडेंट। अब हमें जो भोजन मिल रहा था, अब हमें आवश्यकता, जब भोजन मिलने लगा तो हमारे अंदर एक आवश्यकता आई कि ये भोजन हमारे लिए सुरक्षित हो, स्वादिष्ट बेशक ना हो लेकिन ये बासी ना हो, जूठा ना हो, नुकसान करने वाला ना हो, तब हम सेलेक्टिव होते हैं। उसी तरह से पानी भी अगर हमें मिल रहा है, बहुत सारा हमारे सामने रखा हुआ है, तब हम कहते हैं कौन सा आरो का है, कौन सा साफ है, कौन सा गंदा है। उसी तरह से रेस्ट करने की जब जगह हमें मिलने लगती है तब हम कहते हैं कौन सी जगह हमारे लिए सुरक्षित है। इसीलिए हम बेड पर सोते हैं, इसीलिए हमें मकान की जरूरत होती है, इसीलिए हम कपड़े पहनते हैं। हमारे कपड़े इसलिए नहीं होते कि हम दूसरों को दिखाएं, हमारे कपड़े होते हैं हमारे बॉडी की सुरक्षा के लिए, कि कीड़े मकोड़े ना काटें, सर्दी गर्मियों में हमें एक कपड़े बचाएं। तो वो जरूरत जब हमें होती है तो इसका मतलब है हम सुरक्षा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, और वो हम तब महसूस करते हैं जब हमारे शरीर की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। अब आप देखिए, हम इसलिए इस तरह से चलते हैं, ये पूरी हो गई तो हमारे अंदर ये आवश्यकता आ गई,
और जब सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ण हुई, यानी दूसरी आवश्यकता व्यक्ति की पूरी हुई, तब हमारे अंदर एक तीसरी आवश्यकता आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता। लव एंड बिलोंगिंग नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड, इसको हम सोशल नीड भी कहते हैं। देखिए, विवाह होना लोगों का, बच्चे होना, बच्चों के पालन पोषण करना, समाज में रहना, शादी विवाह में पैसे खर्च करना, उनकी पढ़ाइयों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करना, देख लीजिए सारे लोग अपने जीवन की पूरी कमाई उसी में लगाए जा रहे हैं। और आप अगर उनसे पूछेंगे व्हाई यू आर डूइंग दिस, तो उनका ये होगा कि बेटा है, बेटी है, इसके लिए तो करना पड़ेगा। इट मीन्स दे आर फुलफिलिंग देयर नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड। आप देखते हैं लोग अपना मकान बेच देते हैं, अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा देते हैं विवाह में, पढ़ाई में, तो ये कौन सी नीड पूरी कर रहे हैं? लव एंड बिलोंगिंग नीड। मैरिज हो, यानी समाज में एक रिलेशन के लिए हम अपने पैसे खर्च करते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति लड़के की पढ़ाई, लड़की की पढ़ाई में लगा हुआ है, उसकी मैरिज ढूंढ रहा है, उसके जीवन के को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, तो वो लव एंड बिलोंगिंग नीड को पूरा करने का प्रयास करता है। और आप देखिए ये ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी यहाँ पे लोगों की संख्या और कम हो गई जो इस आवश्यकता को महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति ये आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन पशु पक्षियों को भी, उससे कम लोग यहाँ तक आते हैं, उससे कम लोग यहाँ पर आते हैं। अब एक चौथी आवश्यकता आती है, और उस आवश्यकता का नाम क्या है? आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान ना कह के हम इसको सिर्फ से कह सकते हैं सम्मान की आवश्यकता। एस्टीम नीड। हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें बड़ा मकान चाहिए, हमें बहुत अच्छा कपड़ा चाहिए, हमें ये दिखाना है लोगों को कि देखिए हमारी तरफ, हम धनवान हैं, आपसे संपन्न हैं, और यह आवश्यकता किसी की पूरी नहीं होती। हमारा जीवन इसी में लगा रहता है। जो ही हम कुछ अर्न करने लायक होते हैं, उसी समय से यही हो जाता है कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। और हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति हमें सेटिस्फाई नजर नहीं आता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, और उससे लगता है कि मेरा सम्मान बढ़ेगा, यानी उस सम्मान के लिए, एस्टीम के लिए प्रयासरत रहता है। तो अगर आप कहते हैं कि सर मेरी एक छोटी जॉब है, मैं और प्रयास करना चाहता हूँ और बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यू आर फीलिंग योर एस्टीम नीड एंड यू आर ट्राइंग टू फुलफिल दिस नीड। और जब यह आवश्यकता पूरी होगी, तो जैसे आपको लगा कि ठीक है मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं भैया, मेरे पास अब ये हो गया, तब आपके अंदर एक दूसरी आवश्यकता आती है जो 5वें लेवल की आवश्यकता है, और वो है संज्ञानात्मक आवश्यकता। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव नीड। आप पढ़ रहे हैं हमारे सामने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी इसमें हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को ब्रॉड करना चाहते हैं, क्षेत्र के विषय में, आप लोगों के विषय में, समाज के विषय में, पर्यावरण के विषय में, संसार के विषय में। जब हम अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करने लगे, तो इसका मतलब हम 5th स्टेज में आ चुके हैं, और हमारी आवश्यकता सिर्फ इस चीज के इर्द गिर्द है कि हाउ वी कैन गेन नॉलेज। जैसे एक बार किसी व्यक्ति से जब मेरी मुलाकात हुई, तो उसने कहा था कि मैं नौका पे बैठ के जा रहा था, तो एक 80 साल का फ्रेंच व्यक्ति हिंदी पढ़ रहा था, सीख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आपको पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी उम्र इतनी हो गई। उसने कहा वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द नॉलेज ऑफ हिंदी। इसका मतलब उसके अंदर कौन सी आवश्यकता महसूस हो रही थी? उसके अंदर आवश्यकता महसूस हो रही थी संज्ञानात्मक आवश्यकता। तो हम पैसे कमा चुके हैं, पैसे हमारे पास है, तो फिर हम ज्ञानवर्धन की दिशा में जब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हम इस आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। जब यह आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है, देखिए एक क्रम से चलता है,
मैस्लो की यही सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा कि एक क्रम से हम आगे बढ़ते हैं, जब एक नीड पूरी होती है तभी हम दूसरे नीड को महसूस करते हैं। करते करते अब हम छठे लेवल पे पहुंचते हैं। छठी आवश्यकता है जो है सौंदर्यात्मक आवश्यकता। एस्थेटिक नीड, सौंदर्यात्मक आवश्यकता। यानी अब जो भी नॉलेज हमें मिली है, जो भी चीजें हमारे सामने हैं, वी आर ट्राइंग टू अरेंज देम इन ऑर्डर, इन सीक्वेंस एंड क्रिएट समथिंग इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर। जब हम किसी चीज को बहुत सुंदर ढंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम इस स्थिति में आ गए। अगर हम बातें भी करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, यानी हम सीक्वेंस में करना चाहते हैं, ऑर्डर में करना चाहते हैं, सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज में डिकोरेट करना चाहते हैं अपने बातों को, अपने ज्ञान को, अपने एरिया को। इट मीन्स वी आर फीलिंग द नीड ऑफ एस्थेटिक एंड दिस नीड डेवलप्स आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉग्निटिव नीड। वन थिंग यू हैव टू नोटिस that one by one we are feeling the need and trying to fulfill these needs. First of all we feel physiological need, after that safety need, after that love and belonging need, after that esteem need, after that cognitive and aesthetic. When the person fulfills the aesthetic need, the individual has the most important need which the individual feels is self-actualization. Self-actualization, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। Need of self-actualization. It means we have the feeling to know myself, ourselves. We have the feeling to know ourselves. Who am I? If you have the feeling to know that who am I, it means you are feeling the need of self-actualization. आत्म सिद्धि की आवश्यकता का अर्थ है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। आप देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं कि नहीं सर मेरे बस का नहीं। इट मीन्स दे हैव नॉट अचीव दिस टारगेट। अगर हमें पता है कि मैं कौन हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए जो भी चीजें करते हैं आपकी फीलिंग पर डिपेंड करता है। यू फील यू आर टायर्ड, तब आप टायर्ड महसूस करेंगे, थक जाएंगे। एंड इफ यू आर फीलिंग आई एम एनर्जेटिक, इट मीन्स यू हैव द टोटल आइडिया अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ है, आत्मसिद्धि का अर्थ है अपने आप को जानना, पहचानना कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी अंदर की शक्ति क्या है, कितना योग्य हूं मैं इस कार्य को करने के लिए। मैस्लो के इस नीड को के नाम पर ही आवश्यकता का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, इसका नाम भी पड़ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी। यानी इस सिद्धांत को हम इसके नाम पर कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी भी इसको कहा जाता है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। कई बार पेपर में आता है आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो आवश्यकता का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, जो पिरामिड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी भी इसका नाम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आप को जानना। अगर मैं अपने आप को जानता हूं तो मैं किसी भी के सामने कुछ भी प्रेजेंट करने से नहीं डरूंगा। अगर मुझे पता है कि हु एम आई, तो हमें किसी से कोई डर नहीं, ना ही मैं कुछ छिपाऊंगा। मुझे पता है कि आज मैं जो हूं कल मैं और बन सकता हूं, मेरे अंदर ये गट्स है, मैं ये कर सकता हूं।
लेकिन मोस्टली लोगों को आप देखेंगे दे हैव लैक्स ऑफ दीज नीड्स, ना तो वो महसूस करते हैं ना तो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद जब हमने महसूस कर लिया कि हु एम आई, और ये जो था ये कौन सा लेवल था, 7वां लेवल, तो हमें 8वां लेवल आता है जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठता या उत्तमता की आवश्यकता, उत्तमता की आवश्यकता या नीड ऑफ ट्रांसेंडेंस, नीड ऑफ ट्रांसेंडेंस, उत्तमता की आवश्यकता। इसकी एक फीलिंग आप समझ लीजिए, कॉस्मिक विजन इसमें शामिल, कॉस्मिक विजन। अब मैं अपना नहीं रहा, ये देश मेरा नहीं है, पूरा विश्व मेरा है, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी। मैं सिर्फ एक धर्म से बिलोंग नहीं करता, आई डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, आई बिलीव इन ऑल रिलीजन, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग्स टू दीज पर्सन्स। मैं इनसे संबंधित हूँ, ये मेरे से संबंधित है, मेरा और तेरा कुछ है ही नहीं। यानी कॉस्मिक विजन जब हमारे अंदर आ जाता है तो इसको इन्होंने 8वें लेवल पे, सबसे टॉप लेवल पे लिया, श्रेष्ठता का सिद्धांत। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, देखिए, जब हमारा विजन अपने से हट के दूसरों के लिए भी शुरू हो जाए, अपना पराया में हमें अंतर ना लगे, भारत चीन में कोई अंतर ना लगे, भारत पाकिस्तान में कोई अंतर ना लगे, अमेरिका रूस में कोई अंतर ना लगे, हम सब एक हैं, पूरा विश्व एक है, हमारी सबकी समस्या एक है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, ऐसी फीलिंग जब आपके अंदर आती है तो आप अपने किसी भी कार्य में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ते हैं, टॉप की तरफ बढ़ते हैं, और वो पूरा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसको हम कहते हैं नीड ऑफ ट्रांसेंडेंस। अब यहाँ पे एक मैं बात और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी बुक में मैस्लो की 1954 वाली थियरी ही पढ़ाई जाती है, जो उन्होंने 1954 में दिया था, और 1954 में उन्होंने सिर्फ 5 स्टेजेस बताई। पहला, ये हमने क्रम से ले लिया था, पहले कैसे बढ़ते गए टॉप पे पहुंच गए, इन्होंने ये पहला बताया, ये पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन्होंने ये 5वां ले लिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको इन्होंने ले लिया 5वें लेवल, ये 5वां। तो कई बार बुक में आता है विच नीड इज द हाईएस्ट नीड इन मैस्लो थियरी, तो उसमें कई बार यही लिखा मिलता है। हमने 8वां जो आपको बताया, ये फॉर्म आया 1970 में, जो हमने पहले बता दिया। 1970 में उन्होंने 8 लेयर्स लिए, पहले प्रपोज किया 43 में, 54 में उन्होंने प्रोपाउंड किया अपनी थियरी थी 5 लेयर थियरी, 5 स्टेज थियरी, और 1970 में उन्होंने 5 को फिर 8 में बदला। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जब तक हमारी पहली आवश्यकता पूरी नहीं होगी, हम दूसरे को महसूस नहीं करेंगे। 1 by 1 वी आर फीलिंग द नीड एंड ट्राइंग टू फुलफिल दिस नीड। जब ये आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है, तब हमें दूसरी पूरी होगी तो तीसरी पूरी होगी तो चौथी। आप देखते हैं बहुत सारे लोग इसी स्टेज में रह जाते हैं, इसको पूरा करने के बाद ही आएगी, ऐसा मानते हैं मैस्लो। लेकिन इनके आलोचक कई बार कहते हैं, क्रिटिसिज्म इनका होता है कि ऐसा कभी कभी नहीं देखा जाता। कभी कभी क्या होता है कि हमें इन आवश्यकताओं के पूरा हुए बगैर ही तीसरी आवश्यकता आ जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक महिला ने भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। A woman sells her child for the sake of food, यानी फूड पहला है और ये स्नेह में बच्चा तीसरी आवश्यकता है। तो उसको पहली आवश्यकता पूरी करनी है, सबसे पहली आवश्यकता उसने शरीर की पूरी की। इसने मैस्लो की थ्योरी को जस्टिफाई किया कि ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि एक महिला ने अपने बच्चे के प्यार में अपने जीवन का त्याग कर दिया, यानी उस महिला ने तीसरी आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना, उसने भोजन छोड़ दिया, सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया, तो उसने मैस्लो के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया। अब आप देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, महात्मा बुद्ध ने
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने निचले की सारी आवश्यकताएं छोड़ दी और सिर्फ इस आवश्यकता के लिए उन्होंने राज्यपाट छोड़ दिया, घर से दूर हो गए, पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने आराधना शुरू की। इन सब बातों से हमें लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि मैस्लो की थियरी की जो आलोचना की जाती है वो ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन यही है कि मैस्लो की थियरी काफ़ी हद तक हमें संतुष्ट करती है कि हम जब तक इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे, पहली पूरी होगी तभी दूसरी पर जाएंगे, तीसरी पूरी होगी तभी चौथे पर जाएंगे। आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ लोअर नीड अपर नीड्स इज फेल्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पे आपको इस लेक्चर को विराम देते हैं और आगे हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।